हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लॉज ऑफ मोशन के लास्ट क्लास में जो लास्ट पार्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे पुली और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का, उसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज लेट अस से ए। इस पॉइंट की वेलोसिटी 10 नीचे की ओर है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड। ये सब ना हमें वेलोसिटीज गिवन है और हमें इसकी वेलोसिटी गिवन है। लेट अस से दिस पॉइंट इज बी। इस ब्लॉक की हमें वेलोसिटी ढूंढनी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक से सोच समझ के सॉल्व करना चाहते हो तो पहले एलओएम का जो पार्ट 2 है, पिछला वीडियो, वो देख लो आप, क्योंकि उसमें इसका कंसेप्ट मैंने बताया है। थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में, तो टू जस्ट रिवाइज, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो। हमें इस ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है, इसकी और ए और बी की गिवन है। नाउ देखो, इधर दो तरीके से इसको सॉल्व करता हूं मैं। एक तो समेशन टी डॉट वी, और एक सिंपल वर्बली आप सॉल्व कर सकते हो। पुली फिक्स है तो इस तरफ वेलोसिटी अगर 10 नीचे है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी ऊपर की ओर 10। ठीक है, इफ दिस वेलोसिटी इज 10 डाउन, सो दिस वेलोसिटी विल बी 10 अप। अब ये मूवेबल पुली आ गई, और मूवेबल पुली में हमने लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर में देखा था v1 प्लस v2 इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पुली। तो अगर इसकी वेलोसिटी 10 ऊपर है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस। सो 10 प्लस उस पॉइंट की वेलोसिटी v1 मस्ट बी इक्वल टू 60। और ये भी हमने देखा था कि इसको हमें प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, सबको मैंने प्लस मान लिया। सो यहां से हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी 50। मतलब अगर आपसे पूछा गया यार रस्सी के ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तो इट इज 50 अप। नाउ ये फिक्स पुली है, ये 50 से अप जाएगा तो ये वाला पॉइंट 50 से नीचे की ओर जाएगा। फिक्स पुली पर से अगर रस्सी पास हो रही है तो दोनों साइड की वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट। नाउ ये 50 से नीचे, ये 60 से नीचे, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। ये भी मैं नीचे की ओर ही मान लेता हूं, क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ यूज करूंगा मैं। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस, ऐसे ही सॉल्व करो। सो दिस प्लस दिस इक्वल टू 2 टाइम्स दिस करोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 70 आ जाएगी। आप चेक कर लो, 50 प्लस 70 इज 2 टाइम्स 60। ठीक है, v1 प्लस v2 इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पुली। नाउ इसकी वेलोसिटी 70 नीचे, तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी 70 ऊपर की ओर, इस तरह से। एंड अगर ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी 20 नीचे है, ये रस्सी फिक्स पुली पर से पास हो रही है। फिक्स पुली पर से अगर रस्सी पास हो रही है तो दोनों साइड्स की वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये 20 नीचे, तो ये 20 ऊपर। एंड नाउ दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस वेलोसिटी। तो ये आया 70 प्लस 20 90, यानी 2v इज इक्वल टू 90, यानी ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई 45 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो ये तो वर्बल से तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो जनरल मेथड मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, उसको अगर मैं यूज करूं, सो आई विल राइट समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया कि इस रिलेशन को आप वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो स्ट्रेट अवे यूज कर लो। एक्सेलरेशन आए और अगर रस्सी के टेंशन और ब्लॉक के एक्सेलरेशन में कोई एंगल है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, फिर सोच समझ के, फिर ये तो चलेगा। एक्सेलरेशन वाला रिलेशन कंडीशनल है। ठीक, नाउ इस रिलेशन में लगाने से पहले, जब भी ये रिलेशन अप्लाई करने जाओ, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए किस रस्सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एक ही ये येलो कलर की पूरी स्ट्रिंग दिख रही है, इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इसमें जो टी लेते हैं वो होता है रस्सी मूविंग ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स लगा रही है। जैसे यहां पे आप लोग कंफ्यूज होते हो, टी ऐसे नीचे दिखा देते हो। ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए रस्सी को नीचे खींचेगा, रस्सी उसे ऊपर खींचेगी, तो ये टी। सेम वे यहां पर रस्सी इस पुली को इधर खींचेगी, इस पुली को इधर। मुझे इस रस्सी का टेंशन नहीं चाहिए, बिकॉज मैं येलो वाली स्ट्रिंग पर टी डॉट वी वाला रिलेशन अप्लाई कर रहा हूं। ये टेंशन ऊपर, ये टेंशन ऊपर, यहां पे भी टेंशन अप, यहां पे भी टेंशन अप, और इस पर भी टेंशन अप, ऐसे।
सो नाउ अप्लाई समेशन टी डॉट वी फॉर ऑल द मूवेबल ऑब्जेक्ट्स। ए पर आओ, टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, सो माइनस टी इंटू 10, ये आ गया। यहां पर आओ, ये 2t टेंशन ऊपर है और इस पुली की वेलोसिटी तो इस ब्लॉक के बराबर ही होगी 30, सो 2t ऊपर, 30 भी ऊपर, प्लस 2t इंटू 30, ये आ गया। इस पे आओ, t और t ऊपर, अब इन सबको भूल जाओ, 50 70 ये पिछले मेथड का था, सो 2t ऊपर 60 नीचे, माइनस 2t इंटू 60 आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की ओर है, टेंशन ऊपर है। इसकी वेलोसिटी लेट अस अज्यूम ऊपर की ओर है, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है। सो अगर इसकी वेलोसिटी अपवर्ड मैंने मानी, सो 2t ऊपर की ओर, v भी ऊपर की ओर, सो प्लस 2t इंटू वी, और इस पे आओ, टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, सो माइनस टी इंटू 20 विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग दिस, टेंशन कॉमन लेके बाहर कर देना, सॉल्व करना, 45 मीटर्स पर सेकेंड आएगा। तो जब भी आप समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0 या समेशन टी डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 अप्लाई करो, चेक करो किस स्ट्रिंग के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो वेज कंस्ट्रेंट में इस तरह का क्वेश्चन पे हम आते हैं। अभी पहले वेज कंस्ट्रेंट्स के बेसिक्स को समझते हैं, फिर हम इस तरह के क्वेश्चंस में पहुंच जाएंगे। आप सॉल्व करना चाहो तो आप ट्राई करना। अगर ये u से इधर जा रहा है और वो 2u से उधर वेज, तो मुझे इस स्फेयर की वेलोसिटी बतानी है बीच में जो है, एंड इट इज गिवन दैट ये स्फेयर इस वेज और इस वेज के साथ हमेशा कांटेक्ट में है। तो इस क्वेश्चन तक आने के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस, जहां पे वेज ऐसे है, रॉड ऐसे है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो होगा क्या, ये वेज, ये ऐसे वेज और ये रॉड, वेज पीछे हटता जाएगा और रॉड वर्टिकली नीचे आती जाएगी। अब देखो, ये वेज और ये रॉड, ये ऐसे मोशन होगा इस तरह से, रॉड अपनी ही जगह पे वर्टिकली नीचे आती जाएगी, वेज पीछे हटता जाएगा। एंड जब भी हमें क्वेश्चन में ये गिवन हो कि द ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, these objects are always in contact, इस तरह से सिचुएशन गिवन हो, तो अब आप खुद देखना, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा कांटेक्ट में हैं, लेट्स से ये रजिस्टर, ये मोबाइल, दे आर ऑलवेज इन कांटेक्ट। ठीक है, अगर ये हमेशा कांटेक्ट में हैं, तो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल इनमें रिलेटिव मोशन हो सकता है। रजिस्टर की ऊपर की स्पीड हो 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी ऊपर की ओर हो 4 मीटर पर सेकेंड, दे कैन हैव रिलेटिव मोशन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, बट नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब इस डायरेक्शन में। कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल यानी इस डायरेक्शन में इन दोनों बॉडीज का मोशन आइडेंटिकल होना चाहिए इफ दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। कीप दिस इन माइंड। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा कांटेक्ट में हैं, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम। ये एक कंसेप्ट आप ध्यान से अप्लाई करोगे तो अगले 2-3 एग्जांपल में यही आना है। इस क्वेश्चन में वेज पीछे हटेगा, रॉड नीचे आएगी। वेज पीछे क्यों हटेगा? क्योंकि रॉड वेज को जो इधर नॉर्मल फोर्स दे रहा है, ये कौन सा फोर्स है? रॉड का वेज पर, इस नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेज को पीछे लेके जाएगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन है नहीं इस केस में, तो वेज पीछे हटेगा, वेज पीछे हटेगा तो रॉड नीचे आएगी। ठीक है, सो हम बस इसमें काइनेमैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपसे एक्सेलरेशन की वैल्यू एग्जैक्ट वो भी चलो अगले पार्ट में देख लेंगे, बट इस छोटे से पार्ट में हम बस कंस्ट्रेंट रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स का। सो अगर ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में हैं, इसके पीछे हटने से ये नीचे आता है, तो ये रही इनकी कांटेक्ट सरफेस। आप जैसे मैंने रस्सी वाले केस में सिखाया, समेशन टी डॉट वी लगाओ तो चेक करो यार किस रस्सी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहां पे चेक करो कांटेक्ट सरफेस, ये रही कांटेक्ट सरफेस जो मैंने हाईलाइट करी। कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में इस वेज और इस रॉड, इस वेज और इस रॉड की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए। फाइन,
नेट एक्सेलरेशन चेक करो। देखो कहने को ये फंडामेंटल मैं बता रहा हूं बहुत आपको, बट अगर आपको क्रिस्टली क्लियर है ये कंसेप्ट तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो बेटे, तो डिफरेंस इज ओनली आपको चीज आती है तो आसान है, नहीं आती है तो मुश्किल है। दैट इज द ओनली डिफरेंस आई फाइंड। तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप बेसिक्स से एकदम जाओगे, कर पाओगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में इस डॉटेड लाइन के अलोंग मोशन सेम होना चाहिए। वेज का नेट एक्सेलरेशन ही चलो लेते हैं, इस तरफ है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज। आप चेक करो नेट एक्सेलरेशन। ओके, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही नहीं पता होगा, जैसे अभी आते हैं क्वेश्चन पे। रॉड का नेट एक्सेलरेशन वी नो इट इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा। तो इस केस में वेज के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस डॉटेड लाइन के अलोंग और रॉड के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर। सो एक्सेलरेशन ऑफ वेज इनटू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इनटू कॉस थीटा। ये रिलेशन आ जाएगा यहां से हमारे पास। ठीक है, सो इसको नोट कर लो। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल मोशन मस्ट बी आइडेंटिकल ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखें और पिछला क्वेश्चन देखें। आप सोचो इसमें अगर आप, यही क्वेश्चन है कि ऑल कांटेक्ट सरफेसेस आर स्मूथ, रॉड लेफ्ट भागेगी, रॉड नीचे आएगी, वेज लेफ्ट भागेगा, सॉरी, रॉड नीचे आएगी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर एक्सेलरेशन। तो गौर से देखोगे तो ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस रॉड वहां पे वर्टिकल थी, यहां हॉरिजॉन्टल है, बट मोशन तो दोनों केसेस में रॉड का वर्टिकली डाउन है। तो इस केस में भी रॉड और वेज अगर हमेशा कांटेक्ट में हैं तो इस कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों का मोशन आइडेंटिकल होना चाहिए। मान लो ये वाला एंगल है थीटा, तो फिर से यहां पर वेज का एक्सेलरेशन इधर ए डब्ल्यू और रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की ओर ए आर। ये वाला एंगल थीटा तो दिस एंगल थीटा, तो दिस एंगल ऑल्सो थीटा। तो यहां पे भी वही रिलेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वेज इनटू साइन थीटा must be equal to acceleration of rod into cos theta. The same relation we will get here. बाकी इसमें आगे भी क्वेश्चन हम बना और कर सकते हैं। मैं वेज का मास दे दूं, रॉड का मास दे दूं, एंड इफ आई आस्क भाई इनके एग्जैक्ट एक्सेलरेशंस ढूंढो, तो दैट आल्सो कैन बी डन। देखते हैं अगले, मतलब अगले पार्ट में अब मैं जेई मेन के लिए रेलेवेंट बहुत अच्छे लेवल के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा आपके साथ। बट बिफोर दैट यस, स्यूडो फोर्स का डिस्कशन भी बाकी है, सो वो डिस्कस करेंगे। विद दैट एलओएम विल बी ओवर, देन वी मूव ऑन टू फ्रिक्शन। तो दिस इज द रिलेशन। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी सेम है। रॉड थी, वर्टिकल थी रॉड, हॉरिजॉन्टल थी रॉड, अभी ये स्फेयर आ गया। हमें शेप से और ओरिएंटेशन से मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन से मतलब है। यहां भी वेज जब पीछे हटेगा तो स्फेयर नीचे आएगा। तो ये रिलेशन भी बेटे पिछले दो क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पर भी अगर ये कांटेक्ट सरफेस है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस रॉड एंड स्फेयर, सॉरी, वेज एंड स्फेयर आर ऑलवेज इन कांटेक्ट। तो यहां पर भी कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस मस्ट बी सेम। यहां भी वही करना, एक्सेलरेशन ऑफ वेज का कंपोनेंट इधर, एक्सेलरेशन ऑफ स्फेयर का कंपोनेंट इधर, इक्वेट कर देना दोनों को। ठीक है, एकदम सिमिलर है। थोड़ा डिफरेंट वाला देखते हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। इस क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है। ये वेज a1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, a1 इज गिवन टू अस, अल्फा 1 अल्फा 2 इज गिवन टू अस। स्फेयर का एक्सेलरेशन बताना है, एंड इट इज गिवन अगेन कि ये स्फेयर और वेज आर ऑलवेज इन कांटेक्ट। तो वीडियो पॉज करके इसको जरा आप सोचो कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्फेयर इन दिस केस। सोच लो आप अच्छे से, देन यू सी। सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, क्या दोनों हमेशा कांटेक्ट में हैं? यस, कांटेक्ट में हैं। तो इसका मतलब ये रही इनकी कांटेक्ट सरफेस। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
इन दोनों का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में इन दोनों के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल। आप चेक करो इस वेज का नेट एक्सेलरेशन ये रहा, नेट एक्सेलरेशन ढूंढो दोनों मूविंग बॉडीज के, नहीं पता तो थोड़ा और सोचना पड़ेगा। स्फेयर का नेट एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं। ये कांटेक्ट सरफेसेस है दोनों की, कॉमन मतलब सरफेस, जो कांटेक्ट सरफेस है से ये वर्टिकल आ रही है, सो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में वेज का नेट एक्सेलरेशन a1 है जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा 1 एंगल नीचे, ये अल्फा 1 है तो ये भी अल्फा 1 होगा, तो वेज हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर इधर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1, दिस एंगल इज अल्फा 1, एंड स्फेयर का एक्सेलरेशन नेट इधर है अलोंग द इंक्लाइन ऊपर। जब ये वेज नीचे आएगा तो डेफिनेटली ये स्फेयर ऊपर जाएगा, सो ये ऊपर की ओर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a2, ठीक। सो ये a2 से ऊपर जाएगा, सो ये एंगल आएगा ऐसे a2 एंड दिस एंगल विल बी अल्फा 2। सो यहां पर भी आप वही काम कर सकते हो, a1 cos अल्फा 1 इज इक्वल टू a2 cos अल्फा 2, दिस इज द रिलेशन, a1 cos अल्फा 1 इज इक्वल टू a2 cos अल्फा 2, ठीक। तो इस तरह से वेज कंस्ट्रेंट आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जो मैं आपसे कह रहा था आप सॉल्व करना, उसके लिए बेसिक्स चाहिए। नाउ इस क्वेश्चन को अगर हो सके तो आप खुद सोचो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बीच में सिलेंडर या स्फेयर वॉट एवर इट इज, ये इन दोनों के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में है, तो बताओ स्फेयर की वेलोसिटी कितनी होगी। वेज की वेलोसिटी इज गिवन है, ठीक। तो आप इसको पॉज करके सोचो, क्योंकि अब तक जो मैंने एग्जांपल्स दिए, जैसे ये एग्जांपल दिया, यहां पे आपको वेज का भी नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता था, स्फेयर का भी पता था। अगले क्वेश्चन में यहां पर भी वेज के नेट एक्सेलरेशन, स्फेयर के नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको पता था। इस क्वेश्चन में हमें स्फेयर का नेट एक्सेलरेशन किधर है वो नहीं पता, नेट वेलोसिटी किधर है वो नहीं पता, मुझे स्फेयर की वेलोसिटी चाहिए, ठीक। सो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो कंडीशंस हमने यूज करनी है। पहले तो ये स्फेयर हमेशा इस वेज के साथ टच में है, तो इसलिए ये इनकी कांटेक्ट सरफेस है, तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम। वेज की वेलोसिटी 2u है, तो स्फेयर की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में 2u, तो यहां से हमें सीधे सीधे ये तो पता लग गया कि इस स्फेयर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2u है। एंड एज यूजुअल हम वेक्टर्स से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के नेट वेलोसिटी नहीं पता तो आप कंपोनेंट्स मानो vx, vy, vz, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, स्फेयर इसी प्लेन में मूव कर रहा है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया। मान लो इस स्फेयर की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है नीचे की ओर v1, मुझे स्फेयर की नेट वेलोसिटी नहीं पता, कंपोनेंट्स पता है, हॉरिजॉन्टल पता लग चुका है 2u, वर्टिकल अननोन है v1। नाउ कम हियर, ये स्फेयर इस वेज के साथ भी हमेशा कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट सरफेस ये रही, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डॉटेड लाइन के अलोंग और स्फेयर की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में सेम आएगा। सो सेपरेट डायग्राम बना लेता हूं मैं एक बारी, ठीक। ये आ गई कांटेक्ट सरफेस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये अपना 30 डिग्री पर है कांटेक्ट सरफेस, दिस एंगल इज 30 डिग्री। स्फेयर की वेलोसिटी को मैं वेज की वेलोसिटी को मैं यहां दिखा रहा हूं, दिस वेलोसिटी ऑफ द वेज इज u, ये कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है। स्फेयर की नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन मुझे पता होता नेट, तो मैं सीधा उसका कंपोनेंट इधर लेता, एंड रिमेंबर डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। वेज की वेलोसिटी u का कंपोनेंट इधर, तो स्फेयर की भी नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर ही होना चाहिए, उधर हुआ फिर तो सेपरेट हो जाएंगे दोनों, सेम डायरेक्शन में। स्फेयर की नेट वेलोसिटी मुझे नहीं पता, कंपोनेंट्स पता है, तो कंपोनेंट्स पता है तो दोनों का कंपोनेंट लेना। लेट अस सपोज मैं आपसे कहता हूं यार एक ऑब्जेक्ट की ये नेट वेलोसिटी है v नेट, इसका जरा मुझे कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तो बताओ,
तो आपका हो गया सर वी नेट इंटू कॉस थीटा, डन। मैं आपसे कहूं एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट है vx, y कंपोनेंट है vy, जरा बताओ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है? तो आपको दोनों vx और vy दोनों के कंपोनेंट इधर चाहिए, vx cos थीटा प्लस vy sin थीटा। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का नेट कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा vx cos थीटा प्लस vy sin। तो स्फीयर की वेलोसिटी इधर की ओर है 2u और इधर की ओर स्फीयर की वेलोसिटी है अननोन v1। इस वेज की वेलोसिटी का ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। तो वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर ये u cos 30 u sin 30, सो u sin 30, ये स्फीयर की वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। नाउ ये वेज की वेलोसिटी है, स्फीयर की वेलोसिटी ये थे कंपोनेंट्स। v1 का कंपोनेंट इधर निकालो, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो v1 का कंपोनेंट तो इधर ही है, सो दैट इज v1 cos 30 डिग्री। इस 2u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालो, दिस इज 30 डिग्री, सो दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री। 2u cos 30 2u sin 30 उधर है, सो माइनस दिस इज माइनस 2u sin 30, ये। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। ये आ गया हमारे पास वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर, और ये आ गया स्फीयर की वेलोसिटी का कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट्स के कंपोनेंट इधर लेने पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जा रहा है यहां से हमारे पास आंसर। सो दिस इज u by 2, दिस इज v1 cos 30 is √3/2 minus 2u sin 30 is u। सो यहां से आ गया v1 √3/2 is u plus u by 2, that is 3u/2, 2 कैंसल, सो v1 की वैल्यू आ गई √3u। यानी अब ये जो स्फीयर है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई 2u और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आ गई √3u। सो द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर इज अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर प्लस √3u स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 times u। दिस इज द आंसर, उस स्फीयर की नेट वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट्स भी देना चाहो तो इट्स ओके। अगले पार्ट में हम स्यूडो फोर्स एंड देन प्रीवियस ईयर और कुछ और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स लॉज ऑफ मोशन के डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।